बनाने का मकसद क्या था, कौन इसका फाउंडर था और ये इदारा काम क्या कर रहा था। तो 1859 हेनरी डुनान, मैं जो बताऊंगा जो मैं कल आप लोगों से पूछूंगा। हेनरी डुनान, मुकम्मल स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुलेट्स लिखने हैं, ठीक है। हेनरी डुनान स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था वो, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। 1859 वो एक बिजनेस टूर के सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड से इटली जा रहा था। क्योंकि उस वक्त हवाई सफ़र नहीं था होता, एरोप्लेन नहीं थे, तो वो बाय रोड सफ़र कर रहा था। तो जब हम बाय रोड पाकिस्तान से फर्क करें, हमने यूरोप जाना है या अमेरिका जाना है, हमने किसी भी इस तरह की कंट्री जाना है जिसके बॉर्डर हमारे साथ नहीं मिल रहा, तो क्या हम डायरेक्ट पाकिस्तान से निकल के उस कंट्री में जाएंगे या हमें मुख्तलिफ ममालिकों से गुजर के जाना होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब वो स्विट्ज़रलैंड से इटली जा रहा है तो रास्ते में एक मुकाम आता है जिसका नाम है सेल्फ्रिनो। ये जगह सेल्फ्रिनो, ये जगह फ्रांस में मौजूद है। तो जब वो सेल्फ्रिनो के मुकाम पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे दो मुल्कों की फोर्सेज आपस में जंग कर रही हैं। और वो दो मुल्क कौन से थे? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। कौन से थे? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। काफ़ी ज़्यादा लोग, अराउंड अबाउट 40,000 लोग वहाँ पे कैजुअलिटीज़ थी। कैजुअलिटीज़ मीन्स इंजर्ड थे, ब्लीडिंग थी, अनकॉन्शियस थे, फ्रैक्चर था, कोई अपनों से बिछड़ चुका था, कोई एक्सपायर हो चुका था, किसी को पानी चाहिए था, किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए थी, फर्स्ट एड चाहिए थी। तो उसने जब ये हालत देखी तो उसने उन लोगों की मदद करने का इरादा किया। जो उसके साथ लोग सफ़र कर रहे थे उसने उन्हें भी अपने साथ मिलाया और उन्हें फर्स्ट एड देना शुरू कर दी, इब्तदाई तबदीली ला देना शुरू कर दी। ये 1859 की बात है, 1859 की। तो जब वो वहाँ से वापस अपने मुल्क स्विट्ज़रलैंड आता है तो वो एक बुक लिखता है और उस बुक का नाम रखता है दी मेमोरीज ऑफ। कहाँ पे जंग हो रही थी? फ्रांस। उस जगह का नाम क्या था? सेल्फ्रिनो, दी मेमोरीज ऑफ सेल्फ्रिनो। 1862 में ये बुक पब्लिश हुई और इस बुक ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। उसकी वजह क्या थी मकबूलियत की? उसकी वजह ये थी कि एक तो उसने वो सारी स्टोरी लिखी इस बुक में कि कैसे उसने लोगों की हेल्प की, मदद की, और सेकंड उसने दो आइडियाज़ दिए इस बुक के एंड पे कि इस बुक को लिखने का मकसद क्या है। उसने पहला आइडिया दिया कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि वॉन्डेड ऑफ वार, जो लोग जंग में ज़ख्मी हो जाते हैं उन लोगों की मदद करे। और उसने दूसरा आइडिया दिया हर मुल्क की गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस उस इदारे की प्रोटेक्शन करेंगे, उस इदारे की हिफाजत करेंगे। दूसरे आइडिया की समझ आ गई? मुझे भी समझ नहीं, क्या समझ आई? वो किस तरह हर मुल्क की आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट इस इदारे की प्रोटेक्शन करेगी, हिफाजत। प्रॉब्लम ना आए इस वजह से। किस किस्म की प्रॉब्लम? अगर कोई जंग वगैरह हो जाती है या कोई मतलब कि जख्मी हो जाता है या कोई चोट वगैरह जी जी एक्सीडेंट है, तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन क्या है? बेसिकली पहला आइडिया था बाउंडेड ऑफ वार, कि वो कह रहा है कि हालत जंग में जाकर लोगों की मदद करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि हालत जंग में जाकर लोगों की मदद की जाएगी तो वहाँ पे क्रॉस फायर नहीं हो रहा? क्रॉस फायर हो रहा है दोनों साइड पे। वो हालत जंग में कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो तब हम जाके लोगों की मदद करेंगे, ऐसा ही है। हालत जंग, यहाँ पे दो ग्रुप और लड़ रहे हों, दो लोग लड़ रहे हों आपस में और आप अगर छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आपको भी लग सकती है चोट, ऐसा ही है। तो वो ये प्रोटेक्शन मांग रहा था कि जब हम जंग की हालत में जाएं, जो हमारा यूनिफॉर्म है, जो हमारा निशान होगा, जो हमारा फ्लैग होगा, जब उसको देखा जाएगा तो उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, सीज फायर किया जाएगा, जंगबंदी रोकी जाएगी। जब हम वहाँ पर लोगों की हेल्प कर दें, वाउंडेड सिख को वहाँ से रिमूव कर दें, तो उसके बाद जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो फिर आप जंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम वहाँ हैं आप हमें टारगेट नहीं करेंगे। क्लियर है? Yes. तो 1863 में फिर एक जिनेवा कमेटी बैठी जिसमें 16
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने फिर 10 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए और उन 10 रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करते हुए फिर एक इदारा वजूद में आया और उस इदारे का नाम रखा गया ICRC। ICRC में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। कब बना ये इदारा? 1863 में। क्लियर है? जो क्रॉस का निशान आपको नजर आ रहा है ICRC, थोड़ा सा इस तरह कर दें, ठीक है। ICRC स्विट्जरलैंड का फ्लैग रेड कलर का टर्की, ठीक है। सल्तनत उस्मानिया और रूस की जंग हो रही थी 1876। रेड क्रॉस का जो फ्लैग है मैंने आपको बताया कि वो वाइट कलर का फ्लैग है और उसमें रेड कलर का क्रॉस है। तो जब रेड क्रॉस वाले उनकी हेल्प के लिए गए तो सल्तनत उस्मानिया ने उनकी हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम आपसे हेल्प नहीं लेंगे। क्यों? कोई बताएगा? खिलाफ इसका नाम रेड क्रिसेंट है। तो उनका ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, जिसने रेड क्रॉस यूज़ करना रेड क्रॉस कर ले, जिसने रेड क्रिसेंट करना रेड क्रिसेंट कर ले। क्लियर? yes. तो फिर 1876 में ये RCRC मूवमेंट हो गई। इट मीन्स रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट। आज पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो रेड क्रिसेंट यूज़ करते हैं, जितने नॉन मुस्लिम कंट्री हैं वो तमाम रेड क्रॉस यूज़ करते हैं, सिवाय इसराइल के। इसराइल ने अपना एक अलग एम्बलम दिया हुआ है और वो है रेड क्रिस्टल। क्लियर है? रेड क्रिस्टल, ठीक। 3 एम्बलम है इस ऑर्गेनाइजेशन के, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट एंड रेड क्रिस्टल। ICRC का मैंडेट क्या है? ICRC का मैंडेट है बाउंडेड वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में लोगों की मदद करना, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में लोगों की मदद करना। सेकंड, IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, आलमी इंसानी कवानीन, वो भी ICRC ही बनाती है। और तीसरा इसका काम है कि रिकॉग्नाइज द नेशनल सोसाइटीज़। पाकिस्तान एक नेशनल सोसाइटी है। पाकिस्तान की RCRC मूवमेंट में जो पहचान है वो ICRC करवाएगा। क्लियर? कोई आप लोगों ने कभी जिनीवा कन्वेंशन का नाम सुना होगा? जिनीवा कन्वेंशन किसी ने सुना हो? नहीं सुना? जिनीवा स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, ठीक है, दारुल हुकूमत है उसका। और जिनीवा कन्वेंशन अभी तक 4 जिनीवा कन्वेंशन हो चुकी हैं। फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन हुई 1864। उसमें ये तय हुआ कि ICRC जो है ये सिर्फ बाउंडेड एंड सिक ऑफ वार, जो लोग हालत जंग में ज़ख्मी और बीमार हो जाएंगे, ये इदारा सिर्फ उनकी मदद करेगा। सेकेंड जिनीवा कन्वेंशन हुई 1899। इसमें यह तय हुआ कि शिप रैक सर्विसेज, अब हम शिप रैक सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। इट मीन कि अगर समुद्री जंग होती है या समुद्र में किसी जहाज़ को हादसा पेश आ जाता है तो हम वहाँ भी जाकर लोगों की मदद करेंगे। थर्ड जिनीवा कन्वेंशन हुई 1929। उसमें यह तय हुआ कि प्रिजनर्स ऑफ वार, जंगी कैदी, जो लोग जंगी कैदी बना लिए जाते हैं, हम उनके हकूक़ के लिए भी खड़े होंगे। और फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन हुई 1949। और ये फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन का जिक्र अक्सर आता रहता है न्यूज़ में, ठीक है। वो कब आता है? जब भारत हमारे सियालकोट सेक्टर पे फायरिंग करता है, हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाता है। उस वक्त ये न्यूज़ अक्सर आती है कि भारत मुसलसल जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी कर रहा है, क्योंकि फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन है ही इसी के, और वो है सिविलियन इफेक्टेड बाय वॉर। क्लियर? आर्म फोर्सेस को टारगेट करेंगे, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते। क्लियर है? अभी तक ये जो 4 जिनीवा कन्वेंशन हो चुकी हैं और ये पूरे वर्ल्ड पे जितने भी ममालिक हैं सब पे ये लागू हैं।
तो उन्होंने इसकी पासदारी करनी है। 3 में इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट कहा जाता है। वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे क्रॉस और क्रिसेंट दोनों इकट्ठे हैं। IFRC का काम होता है बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर्स, नागहानी आफात में लोगों की मदद करना, प्रोग्राम शुरू करवाना, वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करवा देना, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स अरेंज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना नेशनल सोसाइटीज़ की, और फंड रेजिंग ये भी IFRC का ही मैंडेट है। डे 1 पे सिग्नेचर करेंगे आप, सिर्फ डे 2 पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ये इदारा कब बना? पाकिस्तान में ये इदारा बना था 30 फरवरी 1947। जी लिख लिया? कब बना था? क्या तब पाकिस्तान बन गया था? 30 फरवरी होता ही नहीं है। किसने लिखा 30 फरवरी? 13 लिखा। पाकिस्तान बन गया था? नो। तो आपने क्यों लिखा? दिसंबर 1947, 20 दिसंबर 1947 को ये इदारा पाकिस्तान में बना था। उस वक़्त इसका नाम पाकिस्तान रेड क्रॉस रखा गया था, पाकिस्तान रेड क्रॉस। और 1973 के आइन में इसका नाम चेंज करके पाकिस्तान रेड क्रिसेंट रख दिया गया। क्लियर है जी? 1873 का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, लॉ बना है, तो उसमें बाकायदा तौर पर इस पर एक आर्टिकल है XV20 जो इस इदारे पे है कि इस इदारे में क्या काम करना है, किस तरह से इस इदारे की आर्म फोर्सेज और गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन करनी है। क्लियर है? और उसी के आर्टिकल के तहत इसका नाम पाकिस्तान रेड क्रिसेंट रखा गया। उससे पहले पाकिस्तान रेड क्रॉस ही था। क्लियर है जी? 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स RCRC मूवमेंट के 7 बुनियादी असूल हैं जिसके दायरे कार में रह के हम लोगों की मदद करते हैं। और वो 7 बुनियादी असूल क्या है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। और नहीं, इसको नहीं ऊपर करें हम। 7 वर्ड्स हैं HINIVUU। क्लियर है? सबसे पहले इंसानियत। जब तक इंसानियत नहीं है तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पे क्या होगा? आई से क्या होगा? नहीं, आई से बेसिकली होता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स गैर जानबदारी। किस तरह की गैर जानबदारी है कि अगर फाइट हो रही है, दो कंट्रीज आपस में वार कर रहे हैं या कन्फ्लिक्ट है कहीं पे, तो हमारी नज़र में हेल्प किसकी है? विक्टिम कौन है? हमने ये देखना है कि विक्टिम कौन है। जब ह्यूमैनिटी आ गई तो उसमें इंसानियत में विक्टिम आ गया कि हेल्प की ज़रूरत किसको है। हमने उधर ये नहीं देखना कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। अगर हम इस चीज़ का फैसला करेंगे तो फिर वो जो दूसरा आइडिया था, क्लियर है, कि आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट हिफाजत करेंगे, तो वो फिर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम भी टारगेट होना शुरू हो गए। हमारी नज़र में प्रायोरिटी किसकी है? विक्टिम्स की, कि जो विक्टिम है हमने उसकी हेल्प करनी है। हम फैसला नहीं करेंगे कि ये जालिम और ये मजलूम है। थर्ड क्या है? एन से क्या होगा? नहीं, नेशनल नहीं, एन ये हमने खुद को दायरा कार में रखना है, उस चीज़ के दायरा कार में रखते हुए। एन से क्या होगा? एन से होगा न्यूट्रलिटी, बिला तफरीक। बिला तफरीक मीन रंग, नस्ल, कौम, मजहब, किसी किस्म की तफरीक नहीं होगी। क्लियर है? किसी को किसी पे फौकियत नहीं दी जाएगी। सिर्फ विक्टिम। ये नहीं देखना कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं
मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में आ जाएं आप अगर कि क्रिश्चियंस को ज़्यादा ज़रूरत है, मुस्लिम्स को कम ज़रूरत है, तो फिर हमें पहले किसकी हेल्प करनी चाहिए? इसको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर पे आ जाएं तो आई है, आई से क्या होगा? एक सेकंड नंबर पे आई था, एक 4 नंबर पे, आई से क्या होगा? इंटरनेशनल नहीं है, वो तो इसके नाम नहीं आ गया ना इंटरनेशनल। नहीं पता? इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी होगी असेसमेंट की। असेसमेंट मीन्स कि हमने असेसमेंट की और हमारी असेसमेंट के मुताबिक इस तरह से होना चाहिए, और चूँकि असेसमेंट हमारी है तो फिर वो जो चीज़ आ रही है पीछे से जो हमने उस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो फिर हम खुद करेंगे, फैसला करना आपने। 5 नंबर पे क्या है? वी से क्या होगा? वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटियर का लफ्ज़ सुना हुआ है? क्या मतलब होता है? बगैर किसी लालच के दी जाती है। क्लियर है? इंसानियत की खिदमत के लिए वो होती हैं वॉलंटरी सर्विसेज। 6 नंबर पे क्या होगा? यू से क्या होगा? यू से क्या होगा? यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मीन्स इत्तेहाद। किस तरह का इत्तेहाद? एक मुल्क के अंदर एक ही आरसीआरसी मूवमेंट है, 2 नहीं हो सकते। ठीक है, पाकिस्तान में एक ही आरसीआरसी मूवमेंट है, एक ही नेशनल सोसाइटी है पाकिस्तान रेफरेंस, और इसमें एक ही आईसीआरसी है, एक ही आरसीआरसी मूवमेंट, दूसरी आरसीआरसी मूवमेंट नहीं है। हम जब जाएंगे, हम असेसमेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्हें क्या प्रोवाइड हो रहा है, फिर हम गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे, जी आप एक मीटिंग होगी, उसी वक्त उस वक्त डिसाइड होगा जी आप क्या कर सकते हैं। फर्ज करें गवर्नमेंट कहती है जी इतने लोगों को खाने की ज़रूरत है, तो हम खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉन फूड आइटम नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिसमें शेल्टर आ जाते हैं, ब्लैंकेट आ जाते हैं। ठीक है, जो एक घर में सारा सामान होता है वो सारा आ जाता है, तो फिर हम उस गैप को फिल कर देंगे, हम कहेंगे ठीक है वो हम करते हैं। क्लियर है? यूनिटी इट मीन्स कि मिलके करते हैं। और 7वें नंबर पे यू है, उससे क्या होगा? 7 नंबर पे जो यू आएगा उससे क्या होगा? क्या ये इदारा सिर्फ गुजरांवाला की हद तक है? यूनिवर्सैलिटी, आलमगीरियत। क्लियर? पूरी दुनिया में ये इदारा मौजूद है और जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत है हम वहाँ पे जा सकते हैं। से उसको फौरी तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई चोट लगी या ज़ख्म लगा है तो उसका ब्लड रोकने के लिए फौरी इकदाम क्या किया जा सकता है? गुड, ठीक है। और कोई? बैठे आप, बैठ के जवाब दें, खड़े होने की जरूरत नहीं है। ऐसी इमदाद जो हॉस्पिटल जाने से पहले दी जाती है उससे। ठीक है जी, और जान बचाने के लिए बेसिकली ये कैसी है, वो ये है कि अचानक, ठीक है, अचानक का लफ्ज़ आप लाजमी लगाएंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं है। हम भागते हैं तो टेम्परेचर और होता है, जब हम रुक जाते हैं थोड़ी देर बाद टेम्परेचर और हो जाता है। इसी तरह जब चोट लगती है तो उस वक्त टेम्परेचर और है, 10 मिनट बाद टेम्परेचर। क्लियर है? तो इसलिए जब भी फर्स्ट एड का जिक्र करेंगे तो अचानक का लफ्ज़ ज़रूर लगाएंगे। फर्स्ट एड का मतलब ही ये है कि फौरी। क्लियर? फौरी मतलब इब्तदाई लेके। इसकी डेफिनेशन ये है कि अचानक किसी भी हादसे या बीमारी की सूरत में जो मुतासरा अफराद हैं उन्हें किसी भी डॉक्टर या रेस्क्यू इदारों के आने से पहले जो मदद दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है। वो शख्स जो मौके पर मौजूद है, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प समझते हैं, रेस्क्यू इदारों को जो कॉल की जाती है, रेस्क्यू इदारों को कॉल करना भी फर्स्ट एड है। एम्बुलेंस आ रही है, आप गाड़ी पे हो, बाइक पे हो, तो जब आप सायरन सुनो तो फ़ौरन आप साइड पे हो, ये भी फर्स्ट एड है। क्लियर है?
कोई भी हादसा होता है तो उसके कितने रिस्पॉन्डर्स होते हैं? हादसा होने के बाद कितने किस्म के लोगों पे जिम्मेदारी आती है? एक जो साथ होता है, एक जो साथ होते हैं, एक जो मौजूद होते हैं। उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा? जिसके साथ जिसके सामने हादसा हुआ, जो वहाँ पे मौजूद था, जिसने ये सब कुछ देखा। सेकंड रिस्पॉन्डर कौन होगा? जो लेके गया, और वो कौन है? रेस्क्यू इदारे। और थर्ड रिस्पॉन्डर कौन होगा? डॉक्टर। मैं अक्सर वो एग्जाम्पल देता हूँ, बोर्ड लगा हुआ है शू का, कोई इशू नहीं है, जैसे ही कोई बच्चा आ जाता है घर में तो फिर क्या करते हो? उठा लेते हो उसको, वहाँ पे टेप लगा देते हो, अगर वहाँ पे रेलिंग्स नहीं है सीढ़ियों में तो वो लगवा लेते हो, ठीक है? क्यों? ताकि उसको कोई चोट ना पहुंचे। तो क्या ये तैयारी नहीं है? तैयारी है ना। हम इस तरह की तैयारी हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हर जगह को अपनी समझें तो ठीक है, आप अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं, सही? तो प्रिपेयर। और सेकंड जो सबसे मेन चीज़ है वो है मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? हादसा हुआ, देखा आपने, तो पहले आप आराम से उसका जायज़ा लें, उसका सर्वे करें, उसके बाद आप हेल्प के लिए जाएँ। सबसे पहले देखें हेल्प टू सेल्फ। हेल्प टू सेल्फ ये नहीं है कि आप इंजर्ड हो तो पहले खुद को फर्स्ट एड दो फिर दूसरे को दो, ये नहीं है हेल्प टू सेल्फ। हेल्प टू सेल्फ ये है कि रोड एक्सीडेंट है, आपने वहाँ जाना है, पहले देखो कि आपको वहाँ पे क्या डेंजर्स है, आपको क्या खतरात हैं, उन सब खतरात को दूर करो और उसके बाद आप जाओ वहाँ। जब तक हेल्प टू सेल्फ नहीं करोगे, हेल्प टू अदर नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? किसी को मौत आ गई है, आप क्या करेंगे? पहले उसे कहेंगे कि चल के देखे, उसे थोड़ा सा चलाएंगे, ऐसे ही करेंगे। कौन कौन कहता है कि ऐसा करेंगे? तो जब आप उसको चलाएंगे तो क्या उसे पेन नहीं होगा? जब आप उसके पाँव को मूव करेंगे क्या पेन नहीं होगा? तो फिर आप क्यों ये सब करेंगे? ये तो वो आप पूरी स्टैक थी ना, एक पॉइंट थी फर्स्ट ईयर में, वो वाला काम हो गया कि जो आप देख रहे हो आप वही कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। क्लियर? दोनों फर्दर हार्म का मतलब ये है कि एक पर्सन जो ऑलरेडी पेन में है उसे मजीद पेन नहीं देंगे। अगर हमें उसकी फर्स्ट एड आती है तो हम फर्स्ट एड देंगे। अगर हमें घर में अगर किसी को मोच आ गई है तो उसके लिए फर्स्ट एड के लिए तो हम ये करते हैं गर्म पानी का यूज़ कर लेते हैं। चलिए ये स्प्रेन वाले टॉपिक पे जाना है हमने, अभी मौज पे जाएंगे हम। अभी ये तो मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जब मौज पे जाएंगे फिर आप लोगों से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को सब पता है, मैं जानता हूँ। अच्छा, तो दोनों फर्दर हार्म, एक पर्सन जो ऑलरेडी पेन में है उसे मजीद पेन नहीं देंगे। अब मौज की फर्स्ट एड का आप लोगों को जब पता ही नहीं है कि उसकी फर्स्ट एड क्या है तो फिर आप क्यों फर्स्ट एड दे देते? सिंपली कि मुझे नहीं पता कि इसकी फर्स्ट एड क्या है, तो फिर क्या करो? कॉल फॉर हेल्प करो, उस बंदे को ऑब्जर्व करो, ठीक है? उसे सेव रखो, डेंजर से बचा कर रखो, बस। रेस्क्यू वाले आए, आपका काम खत्म। एंड फर्दर डैमेजेस, मेजर इंजरी से उसको बचाया जाएगा, तैयार रहना फर्दर डैमेजेस के लिए। थर्ड क्या होगा? सेव लाइफ। सेव लाइफ में क्या चीज़ होगी? बेसिकली सेव लाइफ में तीन चीज़ें आती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। लेकिन ये किस सूरत में हम करेंगे इसका हम ये करेंगे मैच कैजुअलिटी। क्लियर? मैच कैजुअलिटी में दो या दो से ज़्यादा लोग अगर इंजर्ड होते हैं, हादसे के शिकार होते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? सेव लाइफ वाला टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिन लोगों को मेजर इंजरीज हैं उन्हें आप पहले ट्रीट करें, जिन्हें माइनर है उन्हें आप बाद में करें। लेकिन अगर दो लोगों को इंजरी है और हम दो रिस्पॉन्डर हैं तो फिर हम सेव लाइफ वाले टॉपिक पे प्रोसीजर पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जितनी कैजुअलिटीज़ हैं उतने ही रिस्पॉन्डर्स हैं, तो एक रिस्पॉन्डर एक कैजुअलिटी को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हैं और हम कम हैं रिस्पॉन्डर, तो फिर अब आप लोग बता दें कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज में कौन सी इंजरीज हो सकती है? थ्रेटनिंग इंजरीज, हार्ट अटैक से क्या होगा?
इंसान की मौत हो जाएगी। नो। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज में देखें मैच कैजुअलिटी है, और मैच कैजुअलिटी में आपने ये देखना कि बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसको फर्स्ट एड देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर हैवी ब्लीडिंग। वो कौन सी होगी? ये नहीं है कि यहाँ पे चोट लगी हो, यहाँ से खून बह रहा हो, ये ब्लीडिंग है, ये नहीं है। कौन सी ब्लीडिंग है? बाजू साथ से उतर गया, टांग साथ से उतर गई, या बहुत गहरा कट लगा हुआ है और बहुत प्रेशर से बह रहा है, या एम्बेडेड बाउंड है। एम्बेडेड समझते हैं? ठीक, नाइफ किसी ने मारा है और वो अंदर ही रह गया, ठीक है। मिरर चला गया अंदर, किसी ने मिरर मारा है, शीशा मारा है, कोई भी इस तरह की चीज़ एम्बेडेड बाउंड आ जाएगा। फायर, गन शॉट, फायर लगा हुआ, ठीक है, ये मेजर। दूसरी कौन सी है? अनकॉन्शियस, जो बेहोश है उसकी ब्रीथ चेक की जाएगी। और तीसरे नंबर पे अब मुझे ये बताएं मैस कैजुअलिटी। मैस कैजुअलिटी है इट मीन बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हैं, हम इट मीन हम असेस कर रहे हैं कि किन्हें पहले मदद की ज़रूरत है और किन्हें बाद में। अगर ज़्यादा है तो फिर आप ना करें, क्योंकि वो सांस ले रहा है, इट मीन कि ही इज अलाइव, वो जिंदा है। क्लियर है जी? ठीक हो गया। और 4 नंबर पे है प्रमोट रिकवरी। जितनी जल्दी होता है उसको रिकवर करें, उसको खून की हालत में लाएं और उसे हॉस्पिटल रेफर करें, उसकी पेन को कम करें और उसे हॉस्पिटल रेफर करें। क्लियर है? इंट्रोडक्शन और थर्ड क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन, कि आप कहाँ से बात कर, किस जगह पे हादसा हुआ है। और 4 क्या है? कितनी कैजुअलिटीज हैं। क्लियर है जी? अब उसके बाद सर्वे द सीन, सर्वे द सीन किया जाता है, ठीक है, चारों तरफ एक राउंड किया जाता है। फिर एक मेथड होता है डॉट्स, ठीक है। डॉट्स क्या होता है? डी मीन्स डिफॉर्मिटी, ओ ओपन माउंड, इट मीन्स कि अगर इसकी बॉडी के नीचे कोई ओपन माउंड है, कोई जख्म आया हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं इसको प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ, अगर ऐसा करूँगा तो इससे क्या होगा? ये मज़ीद डेंजर में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं डॉट्स करूँगा। डॉट्स जो चेक किया जाता है वो हेड से टो तक का सर्वे होता है, ठीक है। इट मीन्स मैं इस तरह से इसकी नेक को इस तरह से दबाऊंगा, थोड़ा सा नीचे से, इस तरह से मैं इसके हेड को, ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी जो ये वाली साइड होगी, मैं इसको इस तरह से अपने फिंगर से इस तरह करते करते चेक करूँगा कि कहीं पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है। एस से स्वेलिंग होगा, टी से टेंडरनेस होगा, ठीक है। डिसलोकेट तो नहीं है कोई भी जगह, ठीक। अगर उसको फ्रैक्चर है तो उसका बाजू इस तरह से है, अगर फ्रैक्चर होगा तो बाजू इस तरह से हो जाएगा। लेग सीधी है, फ्रैक्चर होगा तो लेग इस तरह से हो जाएगी। क्लियर है? वो जगह अपनी शेप चेंज कर देगी। और अगर मैंने वो डॉट्स नहीं किया, वो अनकॉन्शियस था और मैंने उसको अनकॉन्शियस की फर्स्ट एड दी, तो मज़ीद उसका क्या होगा? डेंजर, इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ सकती है, उसकी कोई वेन कट सकती है। क्लियर है? चलें, अब मैंने डॉट्स किया, कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? प्रिंसिपल अप्लाई। डी मैंने कर लिया था, डी के बाद क्या प्रिंसिपल है? ऊपर से नहीं देख के बताया, मैंने आपको अभी तक ऊपर से देख के कुछ नहीं बताया, ठीक है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसे चेक किया जाता है? ठीक है, टैप, क्लैप एंड शाउट। मैं क्या करूँगा? यहाँ पे शोल्डर, भाई साहब, साथ ही आंखों के ऊपर क्लैप, देखूंगा वाइब्रेट करती हैं या नहीं करती। क्लियर? वो किया, उसके बाद क्या करूँगा? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मुंह खोल के चेक किया और साथ ही हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ये किया। और उसके बाद क्या करूँगा? थर्ड प्रिंसिपल भी कर लिया। एयर में मैंने यही चेक की ना, उसका मुंह खोल के चेक किया और उसको हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट कर दिया। अब थर्ड प्रिंसिपल क्या और फोर्थ प्रिंसिपल क्या होगा? ब्रीथ कैसे चेक की जाएगी? लुक, लिसन एंड फील। मैं इस तरह से देखूंगा। क्लियर है जी?
मैं अपने कान से उसकी आवाज़ को सुनूंगा, यहाँ पे फील करूंगा और मेरी आंखें उसके एब्डोमिनल की तरफ हैं कि वो अप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है? अगर वो ऐसा है, सांस ले रहा है, तो फिर क्या होगा, रिकवरी पोजीशन बन रही है। ठीक है, रिकवरी पोजीशन, एक हाथ को ऐसे, वो बंदा लेटा हुआ है, उसके एक हाथ का एंगल दिया, उससे अपोजिट ये वाली लेग है। अगर इसको किया तो इसकी ये है, अगर इसको किया तो इसकी ये है, और उसको फोल्ड किया और फोल्ड करके उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। खड़े होकर आवाज़ देंगे, भाई साहब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? ठीक है, ज़ोर से आवाज़ दी, उसके माउथ को भी कवर करना है आपने किसी कॉज पीस से, किसी भी चीज़ से, ताकि उसका मुंह अगर खुला हुआ है तो वो आपकी तरफ कोई भी ड्रॉप ना आए। ठीक है, माउथ ड्रॉप ना आए आपकी तरफ, जिसकी वजह से कोरोना इफेक्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है। आवाज़ दी, अब हम उसका हेड टिल्ट, उसका मुंह नहीं खोलेंगे। ठीक है, हम उसका मुंह नहीं खोलेंगे, हम सिंपली उसकी ब्रीथ चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे ब्रीथ? सिर्फ लुक करके, सिर्फ देख के, और कोई तरीका नहीं है। हम उसकी रिकवरी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमने कॉल फॉर हेल्प की है, रेस्क्यू वाले आएंगे, वो आके रिकवरी पोजीशन बनाएंगे। हम किसकी रिकवरी पोजीशन बनाएंगे या किसको हम सारा कुछ चेक करेंगे? प्रिंसिपल जिसके साथ हम रहते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम एक घर में रहते हैं, क्योंकि अगर उससे कोरोना है तो फिर हमें भी है, तो फिर आप उस पर सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंजर है उस पर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे सारे। उस पर सिर्फ आप शाउट कर सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, और उसकी ब्रीथ को चेक करने के लिए लुक कर सकते हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कोविड की सिचुएशन में अगर हमने किसी को चेक करना है उसको, तो सबसे पहले हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग टच नहीं करेंगे, हम लोग आवाज़ के थ्रू हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है भाई साहब? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? फेस को कवर करो फर्स्ट, और दूसरा हम उनका फेस कवर करेंगे, उनका मुंह, ताकि अगर उनका बोलना है तो उनके मुंह से अगर कोई ड्रॉप हो गया, हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अपना भी फेस कवर करें। जी आप बताएं। और उनका फेस कवर करना है ताकि अगर कोई ड्रॉप आए तो वो हमें इन्फेक्ट ना करे। अगर कोविड की सिचुएशन नहीं है तो फिर हम उनको टच कर सकते हैं, उनको हम शोल्डर्स पे हाथ वो स्लैप करेंगे, हम उनकी चिन और हेड को इस तरह से कर सकते हैं। उनकी अगर वो सांस ले रहे हैं तो हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, हम उनके पेट से उनको सांस लेता हुआ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, और हम उनको आवाज़ दे के उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे वो कोरोना की सिचुएशन में भी थोड़ा सा किया था। भाई साहब आप मेरी बात सुन सकते हैं? अच्छा अब नेक्स्ट। और जो